तो ये हमने एक नया प्रयास शुरू किया है परी कि देश भर में जो महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक सुधार के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जो हो रहा है, उसमें जो लड़कियां अग्रणी भूमिका निभा रही है उनको हम एक 9 बजे ये प्राइम टाइम शो टाइप SWD टॉक शो हमने शुरू किया है। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। काफी सारे लोग हैं जो 9 बजे से आपकी वेट कर रहे थे। बीच में इधर से भी कनेक्टिविटी जो है वीक है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बगैर किसी समय आगे वेस्ट किए हुए हम इस पे बात करते हैं कि आप एक परी के रूप में जो आप खुद स्वयं हैं, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को क्यों चुना? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या आया कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्राइड ट्रैफिकिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय को चुनकर इतना चुनौतीपूर्ण कार्य करना आपने स्वीकार किया? इतना चैलेंजिंग वर्क है, तो ये कहाँ से दिमाग में आपके आया? एक्चुअली मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर असम से, तो मैं यही सोच के निकली थी कि मैं जर्नलिस्ट बनने ही जा रही हूँ और मुझे मीडिया में ही कोर्स करना है, मुझे मीडिया ट्रेनिंग लेनी है, मुझे एक्सपोजर लेना है, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी इंस्पिरेशन है। जब शुरुआत में मैं निकली थी, बहुत फनी स्टोरी है। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे सोशल वर्क का बहुत इंटरेस्ट था। हम लोग जैसे असम में इतने फ्लड आते हैं और हम गांव जाते थे तो चीज़ों को देखते रहे। फादर पुलिस में थे तो उनको कभी ट्रैफिकिंग के केसेस आते थे, वो सब देख के तो लगा कि जर्नलिज्म इसी सब्जेक्ट पे करनी चाहिए। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैं सिलेक्शन हुआ था, तो मैं ड्यू में पढ़ने जाने वाली थी, लेकिन किसी कारण से किसी प्राइवेट कॉलेज, एक हमारे स्कूल में एक जो फेयर होता है ना, जॉब मेला या फिर प्लेसमेंट एजेंसी जैसे मेला लगता है, कॉलेजेस आते हैं प्राइवेट, और जैसे उस टाइम असम में इतना एक्सपोजर नहीं था, हमें पता नहीं था, तो प्राइवेट कॉलेजेस आए, हम उस मेला में गए और एक कॉलेज ने मुझे कहा कि यू आर स्मार्ट एंड क्यों ना आप फैशन जर्नलिस्ट बनिए, फैशन जर्नलिज्म भी आपको मिल जाएगा, फैशन भी कवर कर लेना, ये भी जर्नलिज्म है। तो मेरा माइंड थोड़ा सा ना क्या होगा, भटक गया। मुझे लगा ओके मैं ग्लैमर में आ जाऊंगी, और इतना चढ़ा बढ़ा के मुझे कह रहे हैं कि अच्छा आप पैसा भी कमाओगे, आप फेम भी कमाओगे, आप जर्नलिज्म भी करोगे, ये भी एक जर्नलिज्म है। तो मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। मेरे फादर से लड़ के फिर मैं पढ़ने के लिए आई, तो मेरे फादर ने कहा नो, मैं तुम्हारे इस कोर्स के लिए बिल्कुल फंड नहीं करूंगा, तुम जाओ, ड्यू में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, तुम वहां पढ़ने जाओ। लेकिन मैंने नहीं माना, फिर मैंने वो कोर्स किया। लेकिन वो फैशन कोर्स के फर्स्ट ईयर में ही मैंने इतना मतलब एक्टिविज्म किया, क्योंकि एक तो जो मुझे प्रॉमिस किया गया था जर्नलिज्म के नाम पे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया, और इतना फीस था उस कोर्स का, और मुझे इतना रिग्रेट हुआ विद इन 4 मंथ्स कि मैंने अपने इतना पैसा डुबो दिया, मैं इतना दूर से पढ़ने के लिए आई। और क्योंकि हम छोटे जगह, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह से आते, तो बाहर के लोग कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इतनी झूठी मूठी सपने दिखा के वो बच्चों को इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं। और मैं भी उस मैनिपुलेशन में आ गई थी। अब मैं स्टक थी, लेकिन मैंने डे 1 से इतना स्ट्रगल किया। मैं फैशन कॉलेज में पढ़ती थी, फैशन कम्युनिकेशन, लेकिन मैं ट्रेनिंग लेती थी न्यू चैनल्स में, फ्रेंड्स बनाती थी जो ऑलरेडी जर्नलिज्म कर रहे हैं, ताकि मुझे ये कोर्स किसी तरह से खत्म हो और मैं जर्नलिज्म करने निकलूं। तो ऐसे ही मैं CNN में मेरी ट्रेनिंग लगी, इंटर्नशिप, और मेरा फैशन डेस्क था, एंटरटेनमेंट डेस्क में मेरा ट्रेनिंग था। लेकिन मैं चुपके से हमेशा न्यूज डेस्क में बैठती थी, और न्यूज कैसे बनाते हैं, न्यूज स्पीकर क्या होता है, वीडियो कैसे कट करते हैं, एडिट करते हैं, न्यूज कैसे प्रोड्यूस होता है, मैं उसमें मेरा इंटरेस्ट होता था, और मैं चुप चुप के करती थी। तो इसी में एक सीनियर थी मेरी, प्रेरणा करके, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने मुझे बोला तुम्हें इतना शौक है सोशल इश्यूज पे, और तुम डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे इतना इंटरेस्ट रखती हो, और तो तुम एक काम करो, तुम IMC में अप्लाई करो इस कोर्स के बाद। और फिर मैंने पूरा 1 साल कोर्स खत्म होने के बाद मैंने ड्रॉप लिया 1 साल का, और मैंने पूरी पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन मेरे माइंड में बहुत गिल्ट था,
क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारी लड़कियां बोडोलैंड से ट्रैफिक होके यहाँ दिल्ली में और नोएडा में उनको डोमेस्टिक हेल्प के लिए भेज दिया गया था। तो मेरे फादर जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस ट्रैफिकर को अरेस्ट करके वो यहाँ दिल्ली पहुंचे और मैं अपने फादर को मिलने भी गई वो जहाँ रुके हुए थे। तो मेरे फादर ने, मैंने देखा कि बहुत लड़कियों को रेस्क्यू करके वो लाए, उसमें से सिर्फ असम के ही नहीं, बोडोलैंड के ही नहीं, बल्कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार की भी लड़कियां, वेस्ट बंगाल की लड़कियां भी थी। तो वो आए थे कुछ, आई थिंक 4 लड़कियों को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उन्होंने 22 लड़कियों को रेस्क्यू किया उस टाइम। और ये बहुत बड़ा न्यूज भी हो गया था। इतनी लड़कियां डोमेस्टिक हेल्प के लिए पाई गई थी। उन लड़कियों की हालत बहुत खराब थी। किसी को सिगरेट से, सिगरेट के बट से उनको जलाया गया था, उनके स्किन बॉडी पे मार्क था। किसी को मोम डाल के उनको मतलब टॉर्चर किया गया था। किसी को खाना पीना नहीं था, और वो सारी लड़कियां मुझसे बहुत छोटी छोटी थी। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर ने मुझे बुलाया और मुझे कहा तुम उनसे थोड़ा बात करो, ये बहुत डरी हुई है, तुम एक लड़की को उनसे थोड़ा बात करो, उनको कंफर्टेबल कराओ। मैं जब उनसे बात करने के लिए गई, इस रूम में बैठी, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने मुझसे बहुत बातें की, उन्होंने बताया उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और उस टाइम एक एनजीओ को भी उन्होंने बुलाया, एनजीओ वाले भी आ रहे थे। बहुत बड़ा मसला था उस टाइम को। और मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे पास सब कुछ है, और ये बच्चियां छोटी छोटी है, लड़कियां हैं, और इनको इस सफरिंग से जाना पड़ रहा है। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई जो मुझे मिली है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं जो यहाँ असम छोड़ के दिल्ली में बैठी हूँ, इसका एक एक दिन जाया नहीं जाना चाहिए। मैं किसी के काम आनी चाहिए, आई शुड बी हेल्पफुल टू समवन। तो मुझे वो फील हुआ कि ये जाया है, मैं और टाइम जाया नहीं कर सकती चीजों पे। और मुझे इसी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इतना बड़ा मसला है। और फिर मैं जब घर वापस आई, मैंने बहुत रिपोर्ट्स ढूंढे ट्रैफिकिंग क्या होता है, इसके क्या क्या है। और मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि अरे यार, मेरा असम जो है वो एक हॉटबेड है। वहाँ से इतने बच्चे, स्पेशली ट्राइबल एरिया से, टी गार्डन एरिया से डोमेस्टिक हेल्प के लिए निकलते हैं। आप दिल्ली के बड़े बड़े घरों में जाओगे, आप देखोगे एक एसएमएस या एक आदिवासी असम का आपको एज ए डोमेस्टिक हेल्प जरूर मिलेगा। आप कुछ मिनिस्टर्स के घर चले जाओ, किसी ब्यूरोक्रेट के घर चले जाओ, आप बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर चले जाओ, आपको जरूर मिलेगा। और जब उनसे आप बात करोगे, वो कहेंगे हाँ तो इसको लाइफ दे रहे हैं, इसकी जिंदगी बना रहे हैं हम। पर आप जब उस बच्चे से अकेले बात करोगे, वो तो बिना परमिशन के आपसे बात भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो मुझे ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि मुझे लगा कि मैं अब समय नहीं गवाऊंगी, और मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब्जेक्ट पे ही रिसर्च करूंगी, स्टोरीज करूंगी, और इसको अपना बीट बनाऊंगी। और फिर जब मेरी आईएमसी की कोर्स खत्म हुआ, तो जब मेरी इंटर्नशिप लगी, तो डे 1 से ही मैंने ट्रैफिकिंग स्टोरीज पे काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम इतना मुझे आता नहीं था लिखना, इतनी लैंग्वेज भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने डे 1 से गिव अप नहीं किया, और मैं धीरे धीरे करते करते मैं 1-2 स्टोरीज करती गई। फिर उसी स्टोरीज के बेसिस पे मुझे पब्लिकेशंस पे और मीडिया हाउसेस पे मुझे जॉब ऑफर होते गए, और मैं और सीखती गई और करती गई। और इस तरह से मुझे 2018 में मुझे पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग मिला बाय इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क। एंड उससे भी पहले मैं जो क्रेडिट है तहलका को दूंगी, क्योंकि मैं तहलका के साथ ट्रैफिकिंग स्टोरीज की थी असम के ऊपर। फिर मैंने आपके साथ भी स्टोरी की थी ब्राइट ट्रैफिकिंग के ऊपर, मॉल की बहू को लेके, जिसका काफी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। तो ये सारी स्टोरीज ने एक ना सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप किया। फिर मुझे फेलोशिप मिला, और फेलोशिप में मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई कि जर्नलिज्म जो है ना, जब आप यंग रहते हो तो आपको लगता है मैं तो पूरा दुनिया चेंज कर दूंगी, और मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो यंग एज में जो जोश होता है ना कि सब करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन अब जर्नलिज्म करने जाओ ना, तो आपको कुछ चीजों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आप अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो, और अगर ट्रैफिकिंग जैसे स्टोरीज पे अगर इंटरेस्टेड हो, या ह्यूमन राइट्स, या फिर क्राइम, या फिर चाइल्ड रिपोर्टिंग, या जेंडर रिपोर्टिंग, या फिर रेप रिपोर्टिंग, ये जो सेंसिटिव इश्यूज है ना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। और
ट्रेनिंग में बहुत चीजों का क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको बताया जाता है कि जो आप नॉर्मली एक मीडिया हाउस में शायद नहीं सीखते हो। अब मीडिया हाउस में देखो कि अगर कहीं पे रेप स्टोरी चलती है, जिसमें हमने एक प्रोग्राम भी किया था आई थिंक कोविड के टाइम में, कि मीडिया हाउसेज जो है इनको प्रोटोकॉल्स होता है कि वो क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, कितना बताएंगे कितना नहीं बताएंगे रेप स्टोरी के अराउंड। लेकिन वो चीजें ना आपको मोस्ट मीडिया हाउसेस नहीं बताती। एक शुरुआत में एक रिपोर्टर जब एक मीडिया हाउस ज्वाइन करता है, उसको एक बुकलेट प्रोवाइड होना चाहिए डूज एंड डोंट का, जो मोस्ट हाउसेस नहीं करती है। और वो ट्रेनिंग में जो मुझे वो सीखने को मिला कि कितना सेंसिटिव होना चाहिए जब मैं ट्रैफिकिंग सर्वाइवर से मिलूं या विक्टिम से मिलूं, या मैं जब किसी या फिर मैं ट्रैफिकर को भी इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूं, उसके भी सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद से आई हैव नेवर स्टॉप। अब एक प्लेटफॉर्म है, इतना सपोर्ट है, तो अब तो मुझे मतलब every day is like responsibility for me to do something and अभी ऐसा है प्रेजेंट में कि इतने सारे केसेस आते हैं मेल्स पे, ट्विटर चैट पे, लिंक्डइन पे कि हमारे यहाँ पर ये हो रहा है झारखंड में मैडम, यहाँ वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ये हो रहा है मैडम। तो ऐसा लगता ओके, अब लोग चाहते कि हम भी उनको कवर करें और कवर करना भी चाहिए। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। परी जी, आसपास के वातावरण में अगर कोई यूथ है, लड़का है या लड़की है, उनको आप क्या राय देना चाहेंगी अगर वो इस विषय पर एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में काम करना चाहें, तो उनके लिए आपके पास क्या राय शुमारी है? उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको क्या शुरुआती स्टेप क्या लेने चाहिए इसमें काम करने के लिए? सामाजिक जैसे सोशल वर्कर, हाँ, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोशल वर्कर्स या एनजीओ से, मैं बताना चाहूंगी। हम ये उम्मीद करते हैं सोशल वर्कर या फिर एनजीओ से एज ए जर्नलिस्ट कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, पहली बात तो आप पब्लिसिटी के पीछे ना पड़े। जो जो बहुत लोग होता है कि वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा कवरेज मिले, हमारी स्टोरी जाए, हमने इतने फलाना हमने वहां पर रिहेबिलिटेशन किया फॉर नंबर्स। लेकिन मतलब आप अगर उन नंबर्स को अगर आप क्रॉस वेरीफाई करके बैठ जाओ तो वो नंबर्स होते भी नहीं है। दिस हैपन, ये हुआ जब मैं वेस्ट बंगाल गई थी, तो उस इंसिडेंट्स को लेके कह रही हूँ कि वहां पर जब मैं गई तो मैंने देखा, मैं एक एनजीओ के पास जाती थी इंटरव्यू करने के, वो मुझे दूसरी एनजीओ के पास नहीं जाने के लिए कान भरता था और जब मैं उसी एनजीओ के पास जाती थी मुझे तीसरे के पास नहीं जाने के लिए कान भरता था। तो मैं इतना फनी इंसिडेंट था वो। तो मैंने तब सोचा कि इनको यहाँ पर ट्रैफिकिंग की इशू पे काम करने से ज्यादा किसकी कितना मतलब डाउन, मतलब उसको इंसल्ट किया जाए, उसको इंप्रेशन खराब किया जाए, वो उस पर लगे पड़े। पर जब आप किसी कॉज के लिए काम करते हो ना, आपको एक साथ एक गुट होके काम करना पड़ेगा। आपकी पर्सनल एनिमिटी, आपकी ईगो वो बाद में, वो बाहर में जाए। लेकिन अगर आप ट्रैफिकिंग जैसे सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हो तो आपको ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड में रख के आपको इशू पे फोकस करना चाहिए। जो मैं ये हर किसी भी टॉक पे डिस्कशन में बोलती हूँ कि सारे एनजीओ को एक साथ आना चाहिए और जो मीडिया पर्सन के कान भरना स्टॉप करना चाहिए। दूसरी बात, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे काम पे इंटरफेयर नहीं करें। जैसे ये मेरे साथ तो ये कभी नहीं हुआ थैंकफुली, लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ कि उनको 10 कॉल्स आएंगी, वो कहेंगे आपने स्टोरी पे अब क्या किया, अच्छा उनको भी इंटरव्यू कर लीजिए ना, अरे उनसे भी मिल लीजिए ना प्लीज, अच्छा वो भी कर लीजिए ना, वो हमारे जानने वाले हैं। तो ये तो एक्चुअली पेड स्टोरी हो गया, तो पीआर स्टोरी हो गया। ये तो जब एक जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क जिसने ये फेलोशिप स्टार्ट किया, मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन कोई इंटरफेरेंस नहीं था। मैं इंडिपेंडेंटली जाती थी, उनको बताती थी दे हेल्प मी, और कभी ये नहीं बोला कि क्या लिखा दिखाओ या हमें क्यों नहीं इंटरव्यू किया कि दिखाओ, नो नेवर। तो ऐसे होना चाहिए कि आप हमें वो इंडिपेंडेंस दे। तीसरा, सोशल वर्क पता ये जो है ना, मुझे लगता है आज के टाइम में कम लोग ही कर सकते हैं। एक तो जीने के लिए पैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सोशल वर्क जब हम करें हम पैसे भी कमाएं और थोड़ा नाम भी कमाएं। आई थिंक सोशल वर्क में ये चीजें नहीं हो पाती, और ना ही डेवलपमेंट जर्नलिज्म में शुरू शुरू में या फिर जर्नलिज्म में ये चीज हो पाती है। एक सोशल वर्क एक जो और एक न्यू जर्नलिस्ट होता है, जब वो ऐसे विषय पे काम करना स्टार्ट करते हैं, वो दोनों ही सेम नाव में ही होते हैं। ना उनको ज्यादा इनकम होती है और ना ही उनको ज्यादा कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज सपोर्ट होता है, लेकिन जो पैशन होता है वो बहुत होता है। आई थिंक वो पैशन इम्पोर्टेंट है। बीइंग एथिकल इज इम्पोर्टेंट, कि आप नियम के साथ साथ चले, आप कभी जो इंफॉर्मेशन है उसको टेम्परिंग ना करें, जो जो सोर्स है, जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उनकी जो कंसेंट है उसको कंसिडर करें, उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करें, उनकी जो इमोशंस है उनको वैल्यू करें, उनका जो टाइम है उनको आप वैल्यू करें। ये नहीं बिल्कुल कि सही कहा। क्योंकि आपको बस कवर करना है या फिर केस स्टडी बनानी है तो किसी भी टाइम चले जाए उठ के, किसी भी टाइम बुला लिया उनको, ऐसा नहीं। तो आपको आप इनको विद रेस्पेक्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज इम्पोर्टेंट। हम्म, बिल्कुल सही बात की आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी रोहिंग्याज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्राइड ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई की थी। इतने महत्वपूर्ण विषय पे जो आपने एक एक इंटेलिजेंसी आपके अंदर वो कहाँ से आई, कैसे आपने सोचा, क्या आपके सोर्स थे, सोर्स के बारे में तो हम नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन इतनी रिस्की स्टोरी को करने का जो आपके अंदर क्रेज आया और लास्ट तक आप उसमें लगे रहे, तो उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, जिसको प्रयोग करके आपको यूं पता चला है कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पहले सिर्फ यही पहलू जानती थी, लेकिन रोहिंग्याज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जब आपने देखा तो उससे कुछ नया सीखा आपने? रोहिंग्या वाला जो सब्जेक्ट है, जो स्टोरी है ना, वो बहुत सेंसिटिव है मेरे लिए। मतलब मैं अभी भी जब सोचती हूँ बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब एक साल वो स्टोरी, एक साल तो कुछ भी नहीं होता, आई थिंक बहुत कम टाइम ही मैंने दिया। लेकिन जिन लोगों से मैं इस पूरे प्रोसेस में मिली, जो जितनी भी रोहिंग्या वीमेन है, मैं एक एक घर पे मिली, तो जो उनकी मैंने स्टोरी सुनी, और जो मेरी रियल स्टोरी है ना, जो मैंने रियल स्टोरी लिखा था, 9000 वर्ड्स की जो स्टोरी है, और मतलब जो रियल स्टोरी, अगर आप किसी को, अगर आप वो रॉ इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे इस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो सारी रॉ इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पब्लिक नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मैंने लिखा था तो मैंने सब कुछ उसमें डाला था। सोर्स इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं है। मैं रोहिंग्या के बारे में काफी टाइम से पढ़ रही थी। मैंने ये ध्यान दिया कि उस टाइम बहुत सारी लड़कियां जो है, हर दिन ये सुनने में आता है कि वो भाग रही है, कोई इंडिया के किसी किसी स्टेट से उनकी शादी हो गई, वो ब्राइट ब्राइट है, और वो भाग रही है, जान छुड़ा रही है, भाग के कैंप्स में आ रही हैं। मैं कई दफा गई, जब भी वो भाग के आती थी, ऐसा कोई न्यूज आता था लोकल न्यूज़पेपर से, तो मैं जाती थी कैंप्स में मिलने के लिए, लेकिन तब तक वो कहीं और चली जाती थी अपनी सेफ्टी के। जब भी ऐसा न्यूज आता था तो मीडिया वाले कैंप्स पहुंच जाते थे, उनको ढूंढते हुए बहुत परेशानी करते थे। तो मैं कभी उनसे मिल नहीं पाई। लेकिन फिर मैंने इम्पल्स टीम को कहा कि मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मुझे 100% श्योरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विमेन है ये बहुत बड़े नंबर्स में होंगी। मैंने 3 स्टेट लिया था, कश्मीर, हैदराबाद और हरियाणा। एंड बिकॉज ऑफ टाइम एंड कोविड एंड मेनी अदर फैक्टर्स, हम बाकी स्टेट्स नहीं कवर कर पाए, थोड़े थोड़े में वो रह गया। और तब जब तक कोविड आ चुका था तब तक मैं कश्मीर कवर कर चुकी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। फिर आर्टिकल 370 भी हो गया। जब मैं उनसे मिलने के लिए गई, तो जब मैंने उनकी बातें सुनी, तो वो एक कंट्री से, एक म्यांमार से देश अपनी जान बचाने के लिए दूसरी कंट्री जाते हैं, और फिर वहां पर भी कोई उनको चीट करके, धोखा दे के दूसरी कंट्री ले आता है, और उनके साथ फिर घूम फिर के वही होता है, धोखा के ऊपर धोखा। तो वो इंसान पे फिर क्या क्या वो इंसान पे किसी को भरोसा करने लायक है? वो फिर एक जीता जागता जिंदा लाश है और कुछ नहीं।
तो मुझे वही फील हुआ जब मैंने उनको देखा कि सब डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार थे, सब अपनी माँ बाप से बात करने के लिए तड़पते थे। म्यांमार में उस टाइम, म्यांमार और बांग्लादेश में उस टाइम कम्युनिकेशन क्लैम्प डाउन था। मैं जितने भी मिली ना, सबने मुझे एक ही बोला हाथ पकड़ के, मेरा माँ से मेरी बात करा देना, अगर बांग्लादेश गई तो मेरे भाई से ना। एक एक तो है जो मैंने स्टोरी में मेंशन किया, एक ने मैंने उसको इंटरव्यू किया उसके हस्बैंड के सामने, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो मेरे साथ जो दोस्त थी, जो मुझे पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे साथ चली और मुझे मुझे सेफ्टी प्रोवाइड किया। तो मैंने उसको बोला अंग्रेजी में कि पता है जैसे ही हमारी बात खत्म होगी ना, तुम इसको बहाने से थोड़ा बाहर ले जाना, मुझे इन दीदी से अकेले बात करनी है, क्योंकि मुझे अकेले का मौका नहीं मिल रहा था। और उसकी आंखें कुछ कह रही थी, वो बातें कुछ कह रही थी, हर बार अपने हस्बैंड को देखे, अपनी इन लॉज को देखे, मुझे जवाब देने से पहले, और जो भी मैं उसे पूछूं उसका हस्बैंड जवाब दो। तो मैंने अपना छोटा फोन था, मैंने उसको ना पिलो के नीचे छोड़ा, और उसने बोला चलो चलो, उसके हस्बैंड ने बोला चलो मैं आपको नीचे तक छोड़ आता हूँ। वो बहुत बूढ़ा आदमी था। तो हम नीचे उतरे, मुझे पता है इतना बूढ़ा चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं लास्ट में उतरी, मैं उतर के नीचे तक गई। फिर मैंने कहा अरे मैं तो अपना फोन भूल आई, रुको रुको मैं अपना फोन ले आती हूँ। मैं ऐसे बोल के भागी ऊपर, और मैंने दीदी को हाथ पकड़ा, बोला दीदी अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, आप तो क्या दिक्कत है। पता है उसने मेरा हाथ पकड़ा इतना जोर से, और वो इतनी कांपने लगी और मुझे बोला मैं ना भाग रही हम्म। हूँ। तो बोला मैं भाग रही हूँ, तुम्हें मुझे मदद करना है तो करो, नहीं भी करोगे मैं भाग रही हूँ। और उसने मुझे अपना नंबर लिख के दिया और मैं नीचे आई। तो ये सारी एक ये भी एक मेमोरीज है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करते हुए आपको कभी रिस्की लगता है ये जो प्रोफेशन आपने चुना है, अपनी मर्जी से इसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट किया है, इसमें कितना रिस्क महसूस करते हैं? या कभी आपको कोई थ्रेट आई हो, या हमेशा कुछ ऐसा लगता है कि आपको भी यूं लगता है कि स्पाई टाइप में कोई हमारी ही जासूसी हो रही हो? तो उसके बारे में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ घटा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? सबने मुझे कहा था इंडिया में कश्मीर होगा, कश्मीर बहुत रिस्की होगा, कश्मीर नहीं जाना। लेकिन मैं कहती हूँ कि कश्मीर मेरे लिए बहुत ना कंफर्टेबल था ना, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मतलब कोऑपरेट किया मेरे साथ। और मेरे लिए वो जर्नी जो था बहुत आसान हुआ, बिकॉज ऑफ पब्लिक सपोर्ट। एंड ऑफ कोर्स जो मेरे साथ दोस्त थी जिन्होंने अपनी सेफ्टी भी मेरे साथ दाव पे लगाई। हम बहुत रिस्क लेके जाते थे, बहुत झूठ बोल के, और एज एन अंडर कवर हम चलते थे। सबसे बड़ा रिस्क दो जगह पे मैंने फेस किया, उससे भी इंडिया में मैंने वेस्ट बंगाल में फेस किया, जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट पे गई थी स्टोरी करने के लिए, और मैं एक एनजीओ के साथ ट्रैफिकिंग सर्विस को मिलने जा रही थी। आई थिंक सेकेंड डे ही था या थर्ड डे था। मुझे जो बंदा बंदा है उसने गाड़ी रोका, हम बहुत कुचल चुके थे, उसको कॉल आया, वो बहुत पैनिक कर रहा है, बहुत पैनिक कर रहा है, और उसने गाड़ी रोका, बहुत टाइम बात किया, आधा घंटा बहुत लंबा बात किया। मैं तो इतना लेट हो रहा है क्या हुआ। तो उसने मुझे अंदर आया, फोन रखा, एकदम शांत हुआ, गाड़ी के अंदर बैठा, बोला मैडम हम आगे नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? मुझे कॉल आया है सीबीआई वालों का, वो कह रहे हैं आप खुफिया जासूस हो पाकिस्तान से, आप आप यहाँ किसी मकसद से आए हो, आप इंडिया की नहीं हो, आप पाकिस्तान से, उनके पास पे इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान से कोई 3 लड़कियां एंट्री की है कुछ गलत काम के लिए, और उनमें से एक आप हो, और आप स्पाई हो, आप जर्नलिस्ट नहीं हो। ये लोग मुझे कह रहे हैं आपको लेके थाने आने के लिए। तो पता है मेरे साथ सर और उस एनजीओ पर्सन का, पता है हमें ऐसा लग रहा था कि अब हमारा ना आज ही लास्ट डे है। क्योंकि अगर कोई मुझे ये सोच रहा है कि मैं घुसपैठिया हूँ, मैं स्पाई हूँ, तो मैं सोच रहा मेरे साथ क्या क्या होगा। मैं उस दिन इतनी पैनिक हुई,
उस बंदे ने मेरे साथ बहुत फाइट किया, उस एनजीओ पर्सन ने। हम लोग किसी तरह से उस दिन वापस आ गए। शाम हो गया, हम लोग 9 बजे तक यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर बाय चांस मैडम हो सकता है रात को वो आपके होटल में आए अरेस्ट करने के लिए, आप टेंशन नहीं ले, मैं आपके पीछे पहुंचूंगा। और पता है, जब मैं होटल रूम में गई ना, मैं ऑलरेडी इतना पैनिक और मुझे इतना एंजाइटी आ चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को, अपने मॉम डैड भाई, अपने पार्टनर को, अपनी दोस्त को, जो मेरे क्लोज है, सबको एक बार कॉल किया, सबको अपना लोकेशन भेजा, कुछ नहीं बोला। सबको ये कॉल किया कि लास्ट कॉल है, उसके बाद शायद इनको मैं इस हाल में। मैंने किसी को पैनिक नहीं किया और मैंने कॉल एंड करके मैं सुबह के 6 बजे तक अपने बेड में जागी रही, मैं सोई और मैं पूरी रात भर ये देख रही थी कि ओके, क्या पता वो खिड़की से आ जाए, क्या पता दरवाजा नॉक होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ छुपूंगी। मैं आई स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। और 6 बजा जैसे ही मतलब सनराइज हुआ, रोशनी मुझे दिखी खिड़की से, और मैंने गॉड को मतलब थैंक यू बोला, बोला कि ओके बच गए। और सुबह का 6-7 भी नहीं हो गया, मैं और वो एनजीओ पर्सन आया मेरे से मिला, और वो भी रात भर नहीं सोया था। फिर उन लोगों से दोबारा बात किया, मेरे घर का पूरा डॉक्यूमेंट्स मंगवाया मैंने, पापा मम्मी सबका। उन्होंने 1 घंटा लिया, उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने हमें रिलीज किया। उन्होंने बोला कि वो जर्नलिस्ट है, वो स्पाई नहीं है, हमें से इन्फॉर्मेशन आ गया था, अब आप लोग अपना काम कर सकते हैं। तो वो एक इंसिडेंट है मैं कभी जिंदगी। एंड उसके बाद रोहिंग्या कैंप में तो बांग्लादेश में तो हुआ था वो शेयर करने लायक नहीं है पब्लिक, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। पर वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन लकीली मेरे पेपर्स थे रेडी, जो एनजीओस ने और जो लीगल टीम थी फेलोशिप की, उन्होंने रेडी रखा था कि बाय चांस अगर मुझे अगर वो इंटरसेप्ट करते हैं, मुझे अरेस्ट करते हैं, कभी किसी तरह से मुझे डिटेन करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत ना आए, जो ये सब किसी भी फेलो को पहले करना होता है। तो लकीली वो सब रेडी था, सारे लोग, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जो वेस्ट बंगाल वाला इंसिडेंट था, मैं उस पर अकेली थी, ऑन माई ओन। एंड यस, इसकी तो पर बहुत है। बस मैं हमेशा अकेले ही मैंने ट्रैवल किया, किसी टीम के साथ नहीं ट्रैवल किया है। मैं म्यांमार तो ट्रेनिंग पे गई थी, बांग्लादेश, इंडिया में जहाँ पर भी हमेशा अकेले तो वो है। इस कारण से मुझे बहुत एंजाइटी और मुझे बहुत डिप्रेशन भी आ गया है। मतलब एक तो ऐसे केसेस के बाद हर जर्नलिस्ट को मुझे लगता है अपनी मेंटल हेल्थ बहुत केयर लेनी चाहिए। जब रोहिंग्या वाला मैं ट्रेनिंग जब मैं वो इंटरव्यू करके वापस आ रही थी, तो मैंने अपनी दोस्त को गाड़ी में बोला, पता है ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे ना इंजेक्शन दे दिया है नम होने का, नम नम मैं बिल्कुल नम फील कर रही हूँ, ना मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है, ना हंसी आ रही है, ना खुशी आ रही है, रोना कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं बहुत नम, जैसे मुझे किसी ने इंजेक्शन दे दिया हो, मैं नम हो गई हूँ। तो दैट वाज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ आई थिंक ऑफ माय एंजाइटी, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। परी जी, आंकड़ों के हिसाब से करें तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपने तो क्योंकि इस पे इतना काम किया है, अगर पहले भारत की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और अगर पूरे विश्व में बात करें तो भारत की स्थिति इसको लेकर क्या है, साउथ एशिया की इसको इसको लेकर स्थिति क्या है, अगर हम अगर हम डेटा को लेकर अगर हम बात करें तो भारत की पूरे विश्व में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर क्या स्थिति है? जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, उस तो हम इंडिया जो है बिलो अबव रिस्क पॉइंट पे आती है। आई एम फॉरगेटिंग जिसको हम उसको कैटेगरी, जो कैटेगरी होती है एवरेज बिलो एवरेज की, हम हाँ उससे हाँ। ऊपर आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े अच्छी मतलब सिचुएशन हमारी इम्प्रूव हो गई है ट्रैफिक।
हट गया है कम। द प्रॉब्लम है कि जो इंडिया में है ना, हमेशा पॉलिटिक्स, कम्युनल इश्यूज पे, रिलीजियस मसलों पे, जो चीजों को बिल्कुल भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उस पर इतना फोकस चला जाता है कि जो ट्रैफिकिंग है ना, लोगों को लगता है क्राइम है, नॉर्मल क्राइम है, होता है, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इस चक्कर में हम कितने बच्चे एवरी ईयर, मतलब लाखों बच्चे, हजारों बच्चे ट्रैफिकिंग में खो देते हैं। वो आप अगर इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में चले जाओ, यूरोप चले जाओ, यूरोप में जो आप देखोगे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रोजेक्ट पे गई थी इसी इन्वेस्टिगेशन पे, ये पहली बार मैं ग्रुप में गई थी, हम 8 लोगों का ग्रुप था इस इन्वेस्टिगेशन पे, और हम इंडिया से 4 थे, हम इटली से 4 थे, और हम लोग इटली गए थे। और हमने देखा कि जो वहाँ पर इंडिया के बच्चे हैं, यंग यंग लोग इलीगली ट्रैफिक होके वो वहाँ पर शॉप में काम कर रहे हैं, और या तो वो जो पेन वेन लगा के स्टेचू बन के, वो आर्टिस्टिक वाले, तो वो सारे इलीगली मतलब ट्रैफिक होके वो अलग अलग कंट्रीज में वो पहुंचे हुए हैं। और आज के टाइम पे अगर आप मानो मुझसे डेटा पूछो, डेटा एग्जैक्ट डेटा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। अभी हम पंजाब में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, किसी के पास भी जाओ कोई एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है। कि आप किसी पे भी कहीं पर भी चले जाओ, जितना नंबर होता है उसका कम या फिर एग्जैक्ट डेटा होता ही नहीं, क्योंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड वो एक तो मोस्टली वो कंप्लेन नहीं करते। आप देखो केसेस में तो रिपोर्टिंग 2 चीजों के कारण होती है। एक, सपोज किसी फैमिली ने अपनी बच्ची को बेच दिया, ठीक है, और घर वालों ने खुद भेज दिया, माँ बाप ने, लेकिन उसको पैसे कम मिले, या आधा मिला, पूरा नहीं मिला, या पैसा मिलना बंद हो गया, तब वो जाके कंप्लेंट करते हैं। तब आपको पता चलता, अच्छा ट्रैफिक हो रखा है घर में। और दूसरा तब जब ये केसेस नोटिस में आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये टेक्सास में हुआ, आपने देखा होगा, टेक्सास में जो अभी 51 लोगों की डेथ हो गई, जो इलीगल स्मगल हो रहे थे, हाँ ट्रक में हाँ, के वो यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल। और क्योंकि वो ट्रक को उन्होंने वहां पर अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, और लोग वहां पर मर गए, तो लोगों ने चिल्लाया, आसपास के लोगों ने सुना, तब मालूम पड़ा। ऐसे तो एवरी डे इतने ट्रक जाते हैं, लोग स्मगल होते हैं, ट्रैफिक होते हैं। हमारे इंडिया पे डेटा ही नहीं, कोई नामो निशानी नहीं, कुछ पता ही नहीं। इंडिया की स्थिति खराब है। और इंडिया को जो है ना, ये जो ट्रैफिकिंग है, इसको भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। रिहेबिलिटेशन के नाम पे आप उनको ले आते हो, कुछ दिन वहां पर रखते हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर पे रखते हो, लेकिन जब आप फॉलो अप करने जाते हो बच्चों को या औरतों को, देखोगे दे आर बैक टू सेम प्लेस। या तो वो ट्रैफिकिंग रिट्रैफिक हो गई, या तो वो भागी हुई, क्योंकि एक मोस्टली जब भी कोई बंदा अपनी घर घर वापस, जहाँ से वो ट्रैफिक वापस वहीं चला जाता है, तो वो वहां ज्यादा दिन सकता है, ट्रैफिक रुकेगा, और दूसरा वो खुद भी नहीं रुकेगा। तो बहुत सारे फैक्टर से पॉवर्टी इतनी है, रिसोर्सेस नहीं है, हर किसी को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, मनी का फैक्टर। तो ये किसी के पास बोलोगे इंडिया प्लान कहाँ पे, आपसे कोई इसको पता नहीं लोग क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं करते। और रिपोर्टर्स को भी अभी कुछ साल में मैं देख रही हूँ किया जाता है, वरना जब मैं स्टार्ट करती थी तो पता है, मुझे एक बार एक एडिटर ने बोला, तुम क्या इतनी यंग लड़की हो और ये सब कर, तो तुम सिनेमा पे लिखो, तुम फिल्म पे लिखो, तुम बॉलीवुड पे लिखो स्टोरी पर। तो ये सब भी फैक्टर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सब पार्ट जैसे ब्राइड ट्रैफिकिंग है, मैं खुद भी उस विषय पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो आप ब्राइड ट्रैफिकिंग वैसे भारत, अगर पूरे भारत में बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा किस हिस्से में ब्राइड ट्रैफिकिंग पाई है? ब्राइड ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा भारत के किस हिस्से में होती है, और क्या दूसरे देशों में भी ब्राइड ट्रैफिकिंग का इशू है? बहुत है, बहुत ब्राइड्स, जो यंग लड़कियां होती है, यंग ब्राइड्स, एक तो जब आप यंग ब्राइड को ट्रैफिक करने जाते हो, हाँ, उस पे आपको डाउरी नहीं देना पड़ता, सॉरी,
हाँ, हाँ, डाउरी वाला मसला भी खत्म हो जाता है लड़की के साइड से। कम कम पैसों में लड़के वालों को भी ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ देना नहीं पड़ता, बस ले लिया, ले गए, और कुछ होगा तो छोड़ देंगे। और दे जस्ट लाइक वो वंश बढ़ाने के लिए एक मतलब बस मोहरा है ये लड़की, जिनको मतलब ब्राइड को अपने लिए दुल्हन खुद से अपनी कमाई में नहीं ढूंढ पाती है, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, हेल्थ फैक्टर्स, एज, जब वो विधवा है, तो ये सब के साथ जब उनको नहीं मिलता है तो वो ट्रैफिकर्स को पता है कि कौन उनके सॉफ्ट टारगेट, तो इस तरह जो ब्राइड है ये बहुत मानक है। आप इवेंट में बहुत एशिया में सबसे ज्यादा, अब हरियाणा का नाम तो नहीं लूंगी मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा थोड़ी तो लोगों को लगता है सबसे ज्यादा है, हरियाणा सबसे ज्यादा केसेस होंगे है, लेकिन उसके अलावा अदर लेकिन मैंने किया है, लेकिन कश्मीर इज नॉट द ओनली स्टेट, या फिर हरियाणा नॉट द ओनली स्टेट, साउथ में है, है, तो जगह ही है, राइट जी। और राइट रीजन होता है, वो इन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि वो ऐसे ब्राइड तो वो उसको ले आते हैं दुल्हन बना के, लेकिन वो फिर उससे प्रोस्टिट्यूशन भी कराते हैं। जैसे ये एक इशू आप हमारी नेबर में आप देखोगे जी इंडिया में। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सबका ज्ञानवर्धन किया। अंत में कुछ शब्द जो है हमारे देखने वाले, सुनने वालों और इस वीडियो को हम शेयर करेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो वो मैसेज भी आप साथ में जरूर दीजिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे एक उम्मीद रखती हूँ कि जब वो किसी से, सपोज वो किसी होटल पे खाना जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं, तो थोड़ा नोटिस करें इन चीजों को। अगर किसी कहीं बच्चा दिखता है, अगर आपको लगता है कि ये बच्चा शायद किसी ट्रैफिकिंग का शिकार है, या चाइल्ड का शिकार है, या डोमेस्टिक एनीथिंग का, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करने से ना हिचकिचाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि पुलिस एनजीओ को इन्फॉर्म करे, इन चीजों को जागरूक रहिए। और ये जी ट्रैफिकिंग का मामला है ना, ये छोटी बात नहीं, ये इसमें अमीर गरीबी नहीं है। जब तक आप इंसान हैं, जब तक जिंदा इंसान है ना, आपका बहुत यूज है। जैसे की तस्करी होती है, किडनी लिवर की तस्करी होती है, स्किन खालों की तस्करी होती है, बच्चों की तस्करी होती है, मतलब जब तक आप इंसान हो जिंदा, तो आपका बहुत, जब डेड बॉडी बन जाता है उसको भी वो यूज करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, वो भी ड्रग्स एंड गन्स एंड एम्यूनेशन की trafficking के लिए। तो थोड़ा नोटिस करे, ये बच्चा काम कर रहा है, उसका जीवन बन रहा है, ये ना सोच के कि और नहीं करे, फिर थोड़ा सा ध्यान रखे। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ट्रैफिकिंग पे, तो हम उस पे डॉक्यूमेंट्रीज ट्रैफिकिंग पे, और महीने के अंत पे हम उस पे मानव तस्करी से जुड़ी खबरों को हम लोग वहां पर लाते, जो इंडिया के बाहर हो रहा है। तो हम छोटा सा न्यूज प्रोग्राम है, न्यूज बुलेटिन, उसमें अलग अलग कलीग्स पढ़ते हैं खबरों। तो अगर किसी के पास कोई खबर है, कुछ पूछना है, तो वो हम जरूर बता सकते हैं। वो हमें वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो यही। परी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका जो न्यूज चैनल है उसका जो लिंक है वो मेरे पास है, मैं इसमें साथ में डालूंगा उसको, ताकि लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो नॉलेज है, क्योंकि आमतौर पर छोटे शहरों से भी
छोटे कस्बों से भी, इंडस्ट्रियल जोन से भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज के दिन हम देखें। और लॉस्ट गर्ल्स का सेक्शन अगर हम देखें, जो खोई जा चुकी लड़कियां हैं, हर दिन ट्रैफिकिंग होके कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो इस संजीदा विषय पर मेरे ख्याल से सबको आज के दिन जागने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, ये जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि किसी के घर पर जाएं, कहीं होटल पर जाएं, कहीं पर भी जब आप जाते हैं तो आपको एक प्रकार से खुद सीसीटीवी बनकर ऐसी नज़र रखनी चाहिए ताकि आप दूसरों की जिंदगियों में खुशियां भरकर समाज में खुशी भरने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत समय दिया। और एक दिन और अच्छे से सेशन करेंगे। आज हमारा जो सेशन है वो टेक्निकल होने की वजह से शायद कुछ रह गया है। हमारी कुछ लड़कियां हैं जो आपसे बात करना चाहेंगी। उनके मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए हैं कि हमें परी मैम से बात करनी है। तो एक सेशन प्लीज आप हमारी लड़कियों के लिए भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबको। थैंक यू।